अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो हमारा कोर्स का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो इसके दो लफ्ज़ों यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दरमियान डिफरेंशिएशन करेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कंटेंट्स के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, तो ये बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर एवोल्यूशन का एक कंसेप्ट है। तो पहले मैंने इन दोनों की जो डिफरेंशिएशन है उनको एक ही टेबल के अंदर यानी दोनों को अलग अलग कर दिया, उनको कंपेयर कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि वही एट्रीब्यूट्स जो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के हैं वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, लेकिन उनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने कंपेयर कर दिया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम विजिबल टू प्रोग्रामर, यानी कंप्यूटर के वो एट्रीब्यूट जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, यानी प्रोग्रामर जिनके ऊपर काम करता है। ठीक है, यानी वो एट्रीब्यूट जिनका किसी भी प्रोग्राम की लॉजिकल एग्जीक्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पढ़ी हैं तो उसके अंदर आपको लॉजिकल एग्जीक्यूशन का पता होगा, लॉजिक्स का पता होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है डेटा टाइप्स होती हैं, आईओ मैकेनिज्म वगैरह वगैरह, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑपरेशनल यूनिट, यानी वो यूनिट जिनके ऊपर ऑपरेशन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो आपको समझ आ गया, ठीक है, कि वो एट्रीब्यूट्स जो प्रोग्रामर के लिए रिलेटेड होते हैं। तो ऑपरेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान में आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो कि आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक और आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स की हमने पहले रो में बात किया। तो आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन सेट, द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप्स। तो आर्किटेक्चरल जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट को इंक्लूड करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स जो वेरियस डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करती है उनको करते हैं। उसके अलावा क्या क्या करते हैं, आईओ मैकेनिज्म एंड टेक्निक फॉर एड्रेसिंग मेमोरी, यानी आईओ मैकेनिज्म क्या होते हैं और उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम मेमोरी को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स नंबर्स, कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड दोज ट्रांसपेरेंट टू प्रोग्रामर सच एज कंट्रोल सिग्नल इंटरफेसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स एंड द मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज। ठीक है, तो अब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होती जाती हैं। आर्किटेक्चर के अंदर हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके हार्डवेयर के डिटेल्स हैं, जैसे कि कंट्रोल सिग्नल्स हो गई हैं, कंप्यूटर की इंटरफेसेस हो गई हैं, प्रेफरेंस हो गए हैं, यानी एसेसिस वगैरह हो गई हैं, प्रिंटर्स वगैरह, या इस तरह मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, या हमारी इंस्ट्रक्शन सेट या जो कुछ उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर के ऊपर रन हो सकती है वो है। जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये है कि हमारे हार्डवेयर किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए इसके लिए अमूमन एक अल्टरनेटिव यूज़ होता है, वो हम थर्ड रो में कवर करते हैं। यूजुअली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इसका अमूमन कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आर ईज ऑफ डिफाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा मेमोरी, the effect of executed instruction on the register and memory, an algorithm that is an algorithm for controlling instruction execution। तो ईज़ा हमारी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट्स को डिफ़ाइन करता है, इंस्ट्रक्शन के ऑफ कोड्स रजिस्टर्स को डिफ़ाइन करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस और डाटा मेमोरी को करता है। ठीक है, और जो हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के रजिस्टर्स और मेमोरी के ऊपर उनको डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये एक किस्म का एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एक और डिफरेंस देखते हैं दोनों के दरमियान, वो क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इशू वेदर कंप्यूटर विल हैव अ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। तो ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का इशू है कि कंप्यूटर में मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होया है कि नहीं है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल इशू वेदर instruction will be implemented by specific
स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट आर मैकेनिज्म दैट मेक्स रिपीटेड यूज़ ऑफ ऐड यूनिट ऑफ सिस्टम। जैसा कि तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इशू होगा कि एक स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट यूज़ करना है या ऐड यूनिट को काफ़ी मरतबा इस्तेमाल करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो वो बहुत सारी एडिशन करने से होता है, ठीक है। तो उसका सिंपल ये है कि एक आप स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट लगा दो जो मल्टीप्लिकेशन करता रहे कोई, ठीक है। या हम इस तरह कर लें कि हम उसकी बजाय ऐड सिस्टम बहुत सारे लगा दें जो उनको एडिशन करते रहें। तो ये एक आर्किटेक्चरल है, ऑर्गेनाइजेशनल इशू है। सॉरी, आर्किटेक्चरल में है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड पर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा हार्डवेयर साइड पर है, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में बी based on anticipated frequency of use of multiplier instruction, relative speed of two approaches, cost and physical size of special multiplier unit। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा कि हम कौन सी मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, और कितनी हमने मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, अगर हमने मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है तो हम मल्टीप्लाई यूनिट लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनकी स्पीड में क्या होगा। मल्टीप्लाई यूनिट लगाएंगे तो लाजमी बात है स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम एडिंग करेंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिशन होगी, ओवर ऐड भी हो सकता है। और उसके साथ उसकी एक कॉस्ट भी है, ठीक है, कि इसकी मल्टीप्लाई यूनिट लगाएंगे तो स्पेशल तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी, और उसके साथ साथ तो उसका फिज़िकल साइज़ भी होगा जो कि बोर्ड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टम के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रोग्रामर को पता होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स ऑपरेशनल यूनिट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स में हमारी इंस्ट्रक्शन इस सेट आ जाती हैं, नंबर ऑफ बिट्स आ जाती हैं, डेटा टाइप्स, आईओ मैकेनिज्म और मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट्स में हमारी हार्डवेयर डिटेल्स हैं, जैसे कि कंट्रोल सिग्नल्स हैं, कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेसेस हैं, पेरिफेरल्स हैं और मेमोरी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है। और इसके अलावा हमारी इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लिए इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, जिसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट्स हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी है, और उनके रजिस्टर्स और मेमोरी के ऊपर इंस्ट्रक्शंस के इफेक्ट हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये एक एल्गोरिथम है जिसकी मदद से इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको सबसे सिंपल समझने का जो तरीका है कि आर्किटेक्चरल इशू क्या है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन इशू क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल इशू क्या है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इशू ये है कि कंप्यूटर में मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इशू क्या है कि यार ये अगर होनी है, ठीक है, अगर सपोज मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है, तो ये कैसे होनी है। आया मल्टीप्लाई यूनिट स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट लगाएंगे या बहुत सारे ऐड यानी एडिशन के यूनिट को इस्तेमाल करके हम रिपीटेड यूज़ को करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल इशू है कि या डिसीजन है कि मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन कैसे इस्तेमाल होनी है, ठीक है। और उसकी दोनों अप्रोचेज़ हैं, अगर एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन यूनिट की है तो उनकी स्पीड क्या है, ठीक है। और स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट की कॉस्ट और फिज़िकल साइज़ का ये भी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है। तो इन दोनों के दरमियान हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत क्यों आई, वाई टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक जो डिफरेंशिएशन है या डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैन्युफैक्चर मोस्टली ऑफर कंप्यूटर मॉडल विद सेम मैन्युफैक्चरर विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अमूमन बहुत सारे जो कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं, ठीक है, तो आपने मैन्युफैक्चरर्स देखा होगा वो बहुत सारे कंप्यूटर मॉडल में सेम मैन्युफैक्चरर दे देते हैं लेकिन उनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है। स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में स्पैन मैनी ईयर्स इनकम्पासिंग नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स विद ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग। तो आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर जो होता है वो काफ़ी सालों तक चलता है, ठीक है।
और डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर चलता है। एक से आर्किटेक्चर बहुत सारे मॉडल्स के ऊपर ये चलता है, ठीक है। आर्किटेक्चर स्पेसिफिक रह जा सकता है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन आर्किटेक्चर उसका सेम रहता है। तो इसकी प्रोमिनेंट मिसाल IBM का 370 आर्किटेक्चर है, ठीक है। 370 आर्किटेक्चर जो था IBM का, वो 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो बहुत सारी मॉडल्स पर चला था। ये ऐसी है जैसे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी हार्डवेयर पे चल जाता है। तो सेम जो आर्किटेक्चर होता है, सेम टेक्नोलॉजी, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी तो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे चलता है, ठीक है। कस्टमर विद मोडेस्ट रिक्वायरमेंट्स कुड बाय चीपर एंड स्लोअर मॉडल, यानी ऐसे नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या, उसका फ़ायदा ये है कि कस्टमर्स को एक कंप्यूटर की एक आर्किटेक्चर यूज़ करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर यूज़ नहीं करना चाहता। वो अपनी डिफरेंट या अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक सस्ता और स्लोअर मॉडल पर भी वो काम कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यूज़ करने के लिए आपको बहुत महंगा मॉडल खरीदना पड़े। तो ये कैसे किसी मदद से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ है आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होने की वजह से। अगर एक आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन आपस में सेम होती हैं या एक आपस में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, तो आप कभी स्लोअर मॉडल ना ख़रीद सकते, ठीक है। आप कंप्यूटर लेने जाते होंगे, एक ही टेक्नोलॉजी है, तो उसकी डिफरेंट यानी उसके अंदर एक ही चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ है, ठीक है। तो आप उसके डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं, वो किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है? वो आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेम की वजह से पॉसिबल हुआ है। यानी ये चीज़ कह रहा था, कस्टमर विद मोडेस्ट रिक्वायरमेंट्स को बाय अ चीपर एंड स्लोअर मॉडल। तो जिन लोगों को रिक्वायरमेंट कम है वो सस्ता और स्लोअर मॉडल खरीद सकते हैं। इफ़ डिमांड इंक्रीज दे कैन अपग्रेड टू एक्सपेंसिव एंड फास्टर मॉडल। तो ये नहीं है कि अगर आपको शुरू में अमूमन आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आप उसी आर्किटेक्चर को यूज़ करना चाहते हो तो आप स्लोअर सिस्टम ले लेते हैं, लेकिन अगर बाद में आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं एक्सपेंसिव और फास्टर मॉडल पर। इन दिस एवोल्यूशन और अपग्रेडेशन दे डोंट हैव टू अमेंडन सॉफ्टवेयर already बीन डेवलप्ड। यानी जिस चीज़ पर मैं आपको लेकर आ रहा था तो यही चीज़ है, आर्किटेक्चर एक होने की वजह से उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि इस सारी एवोल्यूशन या अपग्रेडेशन के अंदर उन्हें पुराने सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ने पड़ते, उनकी क्रैश कंपेटिबिलिटी होती है। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हुई है? ये पॉसिबल हुई है आर्किटेक्चर की वजह से। तो ओवर द ईयर्स IBM ने बहुत सारे नए मॉडल्स इंप्रूव किए हैं, ठीक है, जो कि जिनके अंदर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इस तरह किया कि नई टेक्नोलॉजी की है तो अपने ओल्डर मॉडल्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा स्पीड देनी और कम कॉस्ट देनी शुरू कर दी थी, या दोनों देनी शुरू कर दी थी। यानी IBM चाहता था कि यार उसके पुराने जो मॉडल हैं, थके हुए मॉडल हैं, वो उनके ऊपर वो ज़्यादा मज़ीद काम नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कस्टमर को उसके साथ स्पीड भी दी है, एक बेनिफिट दिया, उसके साथ लोअर कॉस्ट भी दी है, ठीक है। किस केस में ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी, किसी में स्पीड ज़्यादा थी, किसी में कॉस्ट थी, और किसी में ये दोनों चीज़ें अनकॉर्पोरेटेड थी, यानी स्पीड भी ज़्यादा थी और कॉस्ट भी कम थी। तो इस तरह लोग नए चीज़ों पर जाते रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये इन नए मॉडल ने सेम आर्किटेक्चर को रिटेन किया, ताकि जो कस्टमर की जो सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये ना हो कि कस्टमर ने एक आर्किटेक्चर के ऊपर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, ठीक है, आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है तो वो उसका सारा सॉफ्टवेयर ज़ाया हो जाता है। उन्होंने नए मॉडल तो बनाया, लेकिन उस आर्किटेक्चर को रिटेन किया काफ़ी हद तक, ताकि लोगों की जो सॉफ्टवेयर है वो ज़ाया ना हो जाए। यानी नई टेक्नोलॉजी लोग नई टेक्नोलॉजी भी ख़रीदें और अपने सिस्टम अपग्रेड करते जाएँ। जैसा कि हम आजकल हम करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर हमें उसके अंदर अपग्रेडेशन करनी पड़ जाए तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ? ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मदद से पॉसिबल हुआ। हमारे सॉफ्टवेयर रन तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मदद से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हमारे जो हम उनकी स्पीड तो बढ़ा लेते हैं हार्डवेयर वगैरह की, लेकिन हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखता है और हम उनको सॉफ्टवेयर को नई ऑर्गेनाइजेशन पे रन कर सकते हैं। रिमार्केबली जो हमारा सिस्टम 370 था IBM का, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती रही है, लेकिन ये काफ़ी अर्सा सर्वाइव करता रहा है, ठीक है। IBM के मेन फ्रेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर काफ़ी करता रहा है।
इन माइक्रो कंप्यूटर्स दैट इज़ क्लास ऑफ कंप्यूटर्स रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी क्लोज। तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा क्लोज है। Changes in technology not only influence organization but also results into more powerful and complex architecture। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो इसकी मदद से ना सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे यानी ऐसे नहीं है कि हमारे मॉडल आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव होती जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जो आर्किटेक्चर है वो भी थोड़े पावरफुल और कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जनरली देयर आर लेस रिक्वायरमेंट्स फॉर जेन टू जेन कंपैटिबिलिटी फॉर दीज स्मॉलर मशीन्स। यानी इसके साथ ये मतलब नहीं है कि आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यानी जैसे नई नई जनरेशनें आ रही हैं आजकल एक मॉडल की, ठीक है, और कंप्यूटर की नई नई i7 है एक मॉडल है, उसकी बहुत सारी जनरेशनें आ रही हैं। तो अगर आप जेन टू जेन आप जेन चेंज करें तो उनके दरमियान इन मशीनों के लिए कोई इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इनका आपस में ज़्यादा इंटरप्ले होता है। और यानी आर्किटेक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल जो डिज़ाइन डिसीजन होता है उनके आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम दोनों आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को अपने इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस होगा या इम्पोर्टेंस हम देंगे इस कोर्स के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए पड़े हैं। चूँकि एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन को देख के डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे, तो हम एक ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा कवर करेंगे बल्कि उसके साथ साथ आर्किटेक्चर को भी डिटेल में कवर करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि हम सिर्फ डिज़ाइन को करते जाएं, लेकिन चूँकि आर्किटेक्चर का इसके ऊपर इफेक्ट होता है या आर्किटेक्चर इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो हम इसका डिटेल आर्किटेक्चर भी यानी हम डिटेल करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। यानी हम ये नहीं होगा कि आर्किटेक्चर को बिल्कुल इंटैक्ट छोड़ देंगे, तो ताकि हमें ये पता चले कि आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के दरमियान एक डिफ्रेंशिएशन को कवर करने की कोशिश किया, जो कि काफ़ी थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, लेकिन इतना मुश्किल भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।